नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लेक्चर सीरीज में आज आपके सामने सेक्शन नंबर 53A, जिसे 1929 के अमेंडमेंट से लाया गया था, उसे लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। इंग्लैंड और भारत दोनों ही जगहों पर प्राचीन काल में एक समस्या रही। वो समस्या ये रही कि हमारे यहां लोगों ने बातों को सबसे ज्यादा अहमियत दी। लोग बातों के ऊपर जिंदगी के बड़े बड़े फैसले ले लिया करते थे और इसमें समाज में कुछ लोग जरूरत से ज्यादा चालाक हुए या कह लीजिए धूर्त हुआ करते थे। तो अगर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से जमीन या इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन ओरल कर लिया और ओरल ट्रांजैक्शन करने के बाद प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लिया और उसने ये समझा कि उसकी ओर से ट्रांजैक्शन पूरा हो गया, वो उस संपत्ति पर रहने लगा, उसका उपभोग करने लगा, एंजॉयमेंट करने लगा। कुछ समय बाद जब ट्रांसफरर नहीं रहा दुनिया में, तब उसके हेयर्स ने चैलेंज करना शुरू किया ट्रांसफरी को कि आप इस जमीन पे कैसे रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओरल ट्रांजैक्शन हुआ था और अब ट्रांसफरर के हेयर्स का ये कहां जाने लगा कि ओरल ट्रांजैक्शन की तो कोई वैलिडिटी नहीं होती। क्या आप नहीं जानते इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन रिटन में और रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो ये सारी समस्याएं उन लोगों के साथ ज्यादा आई जो पढ़े लिखे नहीं थे और गरीब वर्ग के थे, जिन्होंने पाई पाई जोड़ करके किसी तरह से संपत्ति का एक टुकड़ा, जमीन का एक टुकड़ा खरीदने की कोशिश की थी या पट्टे पे लेने की कोशिश की थी और बाद में उनके अधिकार सिर्फ इसलिए छीन लिए जाते थे कि वो डीड, वो इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर्ड नहीं था। मतलब कानून कहीं ना कहीं वीपन की तरह यूज हो रहा था। इसके खिलाफ इंग्लैंड में एक लीडिंग केस आती है मैडिसन वर्सेस एल्डरसन की, और उस केस में जस्टिस सेलबॉर्न ने एक इक्विटी का प्रिंसिपल प्रोपाउंड किया, इक्विटी ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। जब उस पार्ट परफॉर्मेंस के इक्विटेबल प्रिंसिपल को भारत में अप्लाई करने की बात उठी, तो भारत में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में उस समय तक पार्ट परफॉर्मेंस नाम की कोई भी चीज नहीं थी। इसे 1929 में अमेंडमेंट करके लाया गया। कमेटी बैठी, कमेटी ने अमेंडमेंट करने की सिफारिश की, अमेंडमेंट हुआ। लेकिन भारत में 3 ऐसे मुकदमे आए जिनके बिना यह टॉपिक बिल्कुल अधूरा है। मोहम्मद मूसा वर्सेस अघोर कुमार गांगुली की केस आई, जहां प्रिवी काउंसिल ने इंग्लिश इक्विटी प्रिंसिपल ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज किया। लेकिन जब हम आरिफ वर्सेस जदुनाथ की केस देखेंगे और जब सरदार मोहम्मद ताहिर की केस देखेंगे मियां पीर बख्श के साथ, इन दोनों केसेस में प्रिवी काउंसिल ने इस इक्विटेबल प्रिंसिपल को अप्लाई करने से मना कर दिया। तो मतलब यहां प्रिवी काउंसिल का जो रुख था वो कंफ्यूजिंग था। 1929 में अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट करके सेक्शन 53A को अब स्टैट्यूटरी तरीके से लागू किया गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। अब टीपीए के चलने के 1929 के आगे जब प्रोसेस आगे बढ़ा, तो यह बात उठी कि क्या सेक्शन 53A का जो एक सहारा दिया जाता है डिफेंडेंट को, क्या वो इसका इस्तेमाल करके अपने ओनरशिप में जो डिफिशियंसी है कि उसने इंस्ट्रूमेंट को रजिस्टर्ड नहीं कराया, क्या वो उसको पूरा भी कर सकता है, उस कमी को दूर कर सकता है? तो इसका जवाब प्रिवी काउंसिल ने भी दिया, दंत मारा चाय कंपनी के केस में, और कहा कि आप इसे सेक्शन 53A के अंदर जो पावर दिया है, आप उसे शील्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सोर्ड की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर बात उठेगी कि क्या 1979 में केस आएगी सुप्रीम कोर्ट के सामने सेक्शन 53 की एनालिसिस को लेकर के, और केस होगी नथुलाल वर्सेस फूलचंद की। और ईयर 2002 में
इंडियन सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मुकदमा पहुंचेगा कि अगर कोई एग्रीमेंट लिमिटेशन से बार्ड है, उसके ऊपर लिमिटेशन लग चुका है, लिमिटेशन पीरियड बीत चुका है, तो क्या ऐसी जगह पर भी आप डिफेंडेंट को सेक्शन 53A का सपोर्ट देंगे? आंसर एफर्मेटिवली दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और फिर देखेंगे ईयर 2001 में इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 में एक आमूल चूल एक बड़ा परिवर्तन किया गया और परिवर्तन करके एक डेट बता दी गई 24 सितंबर 2001 की कि इस तारीख के बाद अगर कोई इंस्ट्रूमेंट अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो चाहे कुछ भी हो जाए, उस नॉन रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट पे सेक्शन 53A का भी डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट 24 सितंबर 2001 के पहले एग्जीक्यूट हो चुकी है, रिटर्न डाउन हो चुकी है, एग्रीमेंट बन चुका है, उस पर सेक्शन 53A का सपोर्ट आज भी अवेलेबल है। और फिर लास्ट में जाकर ये देखेंगे कि आखिर इंडियन लॉ जो पार्ट परफॉर्मेंस का स्टैट्यूटरी ग्राउंड है और इंग्लैंड में जो इक्विटेबल प्रिंसिपल है, दोनों में क्या डिफरेंस है। शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 53A जिसका नाम पार्ट परफॉर्मेंस। इंग्लैंड में और भारत दोनों ही जगहों पर प्राचीन काल में लोग बातों के ऊपर, एक दूसरे की प्रॉमिस के ऊपर जिंदगी के बड़े बड़े फैसले लिया करते थे। लेकिन समाज एक जैसे लोगों का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। समाज में कुछ लोग दिमाग से थोड़े शार्प होते हैं और वो अपने दिमाग का यूज करने के बजाय मिसयूज भी करते हैं। और हमेशा चाहे वो लॉ की मार हो और चाहे नेचर की मार हो, पिसने वाला गरीब होता है। जो गरीब इंसान होता है वही उसकी मार को झेलता है। प्राचीन समय में भी यही होता था। अगर भारत की बात करें तो यहां सो कॉल्ड लैंडलॉर्ड पाए जाते थे जिनकी खुद की जमीनें नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उनके बाप दादा की बहुत जमीनें थी। वो 1000, 2000, 5000 रुपए उधार दिया करते थे और ब्लैंक पेपर पे हमारी एक ऐसी बहुत बड़ी चंक पॉपुलेशन जो पढ़ी लिखी नहीं थी उससे अंगूठे लगवाते थे और उनकी जमीनें धीरे धीरे इन लोगों के हाथ में इकट्ठे होती गई और जो जमीन के मालिक थे वो उनके मजदूर होकर रह गए। और इन मजदूरों का सिर्फ एक ख्वाब होता था कि किसी तरह जमीन का एक टुकड़ा इनके नाम पर हो जाए, ये एक जमीन के मालिक बन जाए। अब इन्होंने एक एक पाई जोड़ जोड़कर पैसा इकट्ठा किया और जो लैंडलॉर्ड थे वो माई बाप कहे जाते थे। उनसे उन्होंने ओरल एग्रीमेंट कर लिया। रिटर्न एग्रीमेंट मांगने की तो इनकी क्षमता ही नहीं थी, क्योंकि जब आप पढ़े लिखे नहीं होते और गरीबी दोनों तरीके से आपको मारी होती है नेचर, तो आपका आत्मविश्वास टूटा हुआ होता है। और इस कारण से ये लोग पोजीशन लेने पर ही मान लेते थे कि उन्हें सब कुछ मिल गया। कुछ लैंडलॉर्ड्स, कुछ ट्रांसफरर ईमानदार होते थे, उन्होंने कभी दोबारा ट्रांसफरी को नहीं परेशान किया। लेकिन कुछ लोग जो कि पढ़े लिखे थे उन्होंने कानून का दुरुपयोग किया, इंग्लैंड में भी और भारत में। दुरुपयोग कैसे किया? दुरुपयोग इस तरह से किया कि जब लॉ बना तो उसमें यह बात निकल के आई कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा, ज्यादातर केस में वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो ट्रांसफरी को किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसके राइट उसमें प्रॉपर्टी में ओरिजिनेट नहीं करेंगे। और इस लॉ का सहारा लिया जाने लगा ट्रांसफरी को उस प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट से डिफीट करने के। इंग्लैंड में एक लॉ पास हुआ जिसको स्टैट्यूट ऑफ फ्रॉड कहा गया। वास्तव में यह फ्रॉड्स को रोकने के लिए पास हुआ था। स्टैट्यूट ऑफ फ्रॉड के सेक्शन नंबर 4 में यह बात कही गई, सेक्शन 4 स्टैट्यूट ऑफ फ्रॉड, इंग्लैंड में यह बात कही गई
कि जितने भी ट्रांजैक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होंगे दैट शैल बी रजिस्टर्ड, वो सेल के हों, ज्यादातर केसेस में रजिस्टर्ड होंगे। और फिर कहा गया कि जहां लॉ ने डिमांड किया है कि प्रोसेस रजिस्टर्ड होगा, एंड इफ सच ट्रांजैक्शन इज नॉट रजिस्टर्ड then the person didn't carry, the transferee didn't carry any type of interest. तो सेक्शन 4 जिसे फ्रॉड को बचाने, फ्रॉड से जनता को बचाने के लिए बनाया गया था, इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं फ्रॉड करने के इंस्ट्रूमेंट के रूप में होने लगा। अब इस समस्या को सुलझाने के लिए जस्टिस सेलबॉर्न आगे बढ़ते हैं और केस का नाम आता है मेडिसन वर्सेस एल्डरसन। मेडिसन वर्सेस एल्डरसन। जस्टिस सेलबॉर्न, इन्होंने कहा कि एनी एग्रीमेंट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ए ओरल एग्रीमेंट एंड ट्रांसफरी गॉट possession in furtherance of such agreement, such oral agreement, then law will protect his interest. जस्टिस सेलबॉर्न ने कहा कि लॉ कहता है, ज्यादातर केसेस में लॉ यह कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रजिस्टर्ड होना चाहिए, रिटन होना चाहिए। लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन ओरल एग्रीमेंट के रूप में है और उस ओरल एग्रीमेंट को करने के बाद जो व्यक्ति एग्रीमेंट कर रहा है वो उस प्रॉपर्टी का पोजीशन हासिल कर लेता है, तो फ्यूचर में उसके इस पोजीशन को लॉ प्रोटेक्ट करेगा, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में उसके इंटरेस्ट को लॉ प्रोटेक्ट करेगा। यहां जो प्रिंसिपल गवर्न किया गया लॉर्ड जस्टिस सेलबॉर्न के द्वारा, उसको नाम दिया गया इक्विटी ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। यह केस रही 1833 की। इसके बाद 1882 में एक और केस आती है इंग्लैंड में, जिसका नाम है वॉश वर्सेस लैंसडेल। देखते हैं उसे। वॉश वर्सेस, जब आप लैंसडेल को देखेंगे आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। यहां हुआ यह था कि ए ने बी को एक लीज दिया, लीज ऑफ लैंड हुआ। यह लीज ऑफ लैंड सील में नहीं था, इसकी जो सीलिंग का काम था, मतलब जो इसके रजिस्ट्रेशन का काम था, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में बनना था, वो नहीं था। नहीं होने के कारण लॉ कह रहा था कि यह बिल्कुल वॉइड है। लेकिन ये जो एग्रीमेंट था, इंग्लैंड के लॉ में इस एग्रीमेंट को आप इन्फोर्स करा सकते थे। आप इसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड की जा सकती थी। तो ए ने बी को एक लीज ऑफ लैंड दिया, रिटर्न हुआ, अटेस्ट भी हुआ, लेकिन उसमें रजिस्ट्रेशन और बाकी चीजें पूरी नहीं की गई। बी को
उस लैंड का पोजीशन मिला। कुछ सालों बाद ए ने इस लैंड के पोजीशन से बी को हटाना चाहा। अब यहां पर ये जो एग्रीमेंट थी लीज ऑफ लैंड की, इंग्लैंड के लॉ के हिसाब से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इस एग्रीमेंट की कराई जा सकती थी, जिसके कारण वहां हाउस ऑफ लॉर्ड ने बी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया वॉश वर्सेस लैंसडेल के केस में। अब एक विवाद उठा इंग्लैंड में कि आखिर जो कॉन्सेप्ट मेडिसन वर्सेस एल्डरसन में दिया गया और जो कॉन्सेप्ट वॉश वर्सेस लैंसडेल में दिया जा रहा है, क्या दोनों में एक ही है या दोनों में कुछ डिफरेंस है? तो दोनों में बेसिक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखिए, एक तरफ वॉश वर्सेस लैंसडेल, दूसरी तरफ मेडिसन वर्सेस एल्डरसन। वॉश वर्सेस लैंडसेल का जो इक्विटी प्रिंसिपल दिया गया, ये इस बात पे था कि जो भी एग्रीमेंट आप करेंगे, दैट एग्रीमेंट मस्ट बी रेलिवेंट and admissible in evidence as well as number second, the agreement can be specifically परफॉर्मेंस डिमांडेड किया जा सकता है, स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस की डिमांड की जा सकती है और यह एग्रीमेंट एडमिसिबल होना चाहिए एविडेंस के रूप में। तभी वॉश के केस में जो इक्विटेबल प्रिंसिपल लगा वो मदद कर रहा था डिफेंडेंट की, जबकि मेडिसन वर्सेस एल्डरसन में जो कहा गया, वहां कहा कि एग्रीमेंट का एडमिसिबल होना भी जरूरी नहीं है और एग्रीमेंट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराई जा सके इसकी भी जरूरत नहीं है। मतलब जो मेडिसन वर्सेस एल्डरसन का जो कॉन्सेप्ट दिया गया वो बड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट था इन कंपैरिजन टू वॉश वर्सेस लैंसडेल के केस में। अब भारत में आते हैं कि आखिर भारत में क्या स्थिति रही। भारत में 1929 के पहले तक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में पार्ट परफॉर्मेंस को लेकर के कुछ भी नहीं कहा गया था। 3 मुकदमे भारत में आए प्रिवी काउंसिल के सामने, जहां पर यह बात उठी कि क्या इंग्लैंड का जो कॉन्सेप्ट है इक्विटी ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, जिसे मेडिसन वर्सेस एल्डरसन में प्रेस्क्राइब किया गया है, बताया गया, क्या वो भारत में एप्लीकेबल होगा। यह बड़ी कंफ्यूजिंग कंडीशन रही। कभी कोर्ट ने कहा कि हां एप्लाइड होगा और कुछ ऐसे भी मामले आए जहां कोर्ट ने इस डॉक्ट्रिन को अप्लाई करने से मना कर दिया, इस इक्विटेबल प्रिंसिपल को अप्लाई करने से इनकार कर दिया। पहली केस आती है, ये सारी केसेस जो पार्ट परफॉर्मेंस पे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनके फैक्ट के साथ आपके सामने रख रहा हूं, जिससे जब आप फैक्ट जान जाएंगे तो केस का नाम याद करना आपके लिए बहुत आसान होगा। पहली केस आती है मोहम्मद मूसा वर्सेस अघोर कुमार गांगुली की। मोहम्मद मूसा वर्सेस अघोर कुमार गांगुली की। क्या हुआ इस केस में? ए और बी दोनों लोगों ने एक कॉम्प्रोमाइज डीड बनाई। कॉम्प्रोमाइज डीड बनी। कॉम्प्रोमाइज डीड राइटिंग में बनी, इन रिटन फॉर्म में आया, बट रजिस्टर्ड नहीं था।
क्या हुआ था इस डीड में? कुछ मॉर्गेज प्रॉपर्टी थी, MP1 MP2 मॉर्गेज प्रॉपर्टीज थी, मान लीजिए MP3। कॉम्प्रोमाइज डीड में ये बात आई कि ये इस प्रॉपर्टी पर अपना हिस्सा लेगा, अपना हक, अपना राइट क्लेम करेगा। बी MP2 प्रॉपर्टी पर अपना राइट क्लेम करेगा। और कुछ साल तक, जब तक ए और बी जिंदा थे, ये कॉम्प्रोमाइज डीड के हिसाब से ए और बी ने प्रॉपर्टी पर अपने राइट्स लिए। कुछ सालों बाद ए एक्सपायर कर जाता है। अब हेयर्स ऑफ ए ने बी के खिलाफ केस फाइल किया। क्यों? इन्होंने कहा कि ये जो कॉम्प्रोमाइज डीड थी ये रजिस्टर्ड नहीं थी, और जब रजिस्टर्ड नहीं थी तो इसमें बी को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, उन्हें वो प्रॉपर्टी खाली करनी होगी। अब बी ने मेडिसन वर्सेस एल्डरसन के ग्राउंड पर मुकदमा पहुंचा प्रिवी काउंसिल में, और प्रिवी काउंसिल ने मेडिसन वर्सेस एल्डरसन के ग्राउंड को वैलिडिटी दी और बी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया। मतलब मोहम्मद मूसा वर्सेस अघोर कुमार गांगुली में प्रिवी काउंसिल रिस्पॉन्डेड एफर्मेटिवली, वेयर एज इन केस ऑफ आरिफ वर्सेस जदुनाथ, इन केस ऑफ आरिफ वर्सेस जदुनाथ, A provides B a lease of land, permanent lease of land. A ने B को एक परमानेंट लीज ऑफ लैंड दिया, लेकिन ये जो परमानेंट लीज ऑफ लैंड जो एग्रीमेंट था ये ओरल था, रिटन नहीं था। बी गॉट पोजेशन, बी को उस लैंड का पोजेशन मिला। आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद ए फाइल ए केस अगेंस्ट बी फॉर पोजेशन। ए ने कहा पोजेशन खाली कीजिए। मामला पहुंचा प्रिवी काउंसिल के पास, और यहां पर बी के साइड से तर्क दिया गया मोहम्मद मूसा वर्सेस अघोर कुमार गांगुली का, बट प्रिवी काउंसिल डिनाइड। प्रिवी काउंसिल स्टेटेड दैट according section 107 transfer of property, a permanent lease can be made, shall be made by a registered instrument, and without registration no party shall bear any type of right and duty. तो यहां प्रिवी काउंसिल ने मेडिसन वर्सेस एल्डरसन को और मोहम्मद मूसा वर्सेस अघोर कुमार गांगुली के कॉन्सेप्ट को लागू करने से मना कर दिया, बी को डिनाई कर दिया कि आपके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं किए जाएंगे। इसके बाद केस आती है मियां पीर बख्श वर्सेस सरदार मोहम्मद ताहिर की। मियां पीर बख्श यहां ए ने बी को एक लैंड सेल का ओरल एग्रीमेंट किया। बी ने पोजीशन ले लिया। कुछ सालों बाद
जब ए बी को पोजीशन से हटाना चाहा तो बी ने मोहम्मद मूसा वर्सेस अघोर कुमार गांगुली के केस को और मेडिसन वर्सेस एंडरसन के ग्राउंड पर पोजीशन उसके पास था, इस कारण से उन्होंने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कराना चाहा, बट प्रिवी काउंसिल अगेन डिनाई। यहां फिर प्रिवी काउंसिल ने डिनाई कर दिया। तो ये बार बार कंफ्यूजिंग स्टेप्स हो रहे थे। इस बीच में ये लास्ट के दोनों मुकदमे, मियां पीर बख्श का और इसके पहले आरिफ वर्सेस जजुनाथ का, दोनों जजमेंट आने के पहले 1929 में भारत में अमेंडमेंट टीपीए में करके सेक्शन 53A लागू किया जा चुका था। लेकिन क्योंकि ये मुकदमे प्रिवी काउंसिल के सामने 1929 के पहले भेजे गए थे, इसलिए इन पर लॉ 1929 के पहले का ही लागू हुआ। और आरिफ वर्सेस जजुनाथ और मियां पीर बख्श वर्सेस सरदार मोहम्मद ताहिर के केस में प्रिवी काउंसिल ने मेडिसन वर्सेस एंडरसन के केस में दिए गए इक्विटी ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस को अप्लाई करने से मना कर दिया। इन कंफ्यूजिंग स्टेट्स के बीच में भारत में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, इसने एक कमेटी बनाई और कमेटी के सामने जो प्रपोजल था वो ये था कि क्या भारत में ब्रिटिश पार्ट परफॉर्मेंस इक्विटी की जो प्रिंसिपल है उसको भारत में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस कमेटी ने रिकमेंड किया, भारत के उस समय के सामाजिक ताने बाने को देखते हुए, गरीबी को देखते हुए, अशिक्षा को देखते हुए और बहुत बड़ी पॉपुलेशन का लॉ को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल होते देख करके, और वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो उनके वेलफेयर का नहीं था, एक्सप्लॉयटेशन का था। कमेटी ने लिखा कि नहीं, भारत में भी मेडिसन वर्सेस एंडरसन में दिए गए जो इक्विटी के प्रिंसिपल हैं उनको अप्लाई करना चाहिए। और 1929 में अमेंडमेंट किया जाता है और सेक्शन 53A को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में जगह मिलती है। क्या कहता है सेक्शन नंबर 53A? अब इसे देखते हैं। सेक्शन 53A कहता है, वेयर एनी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट्स टू ट्रांसफर for consideration any immovable property by writing signed by him or on his behalf, from which the terms necessary to constitute the transfer can be ascertained with reasonable certainty। पहली चीज पार्ट परफॉर्मेंस के लिए, अब अगर एसेंशियल्स की बात करें तो पहली एसेंशियल है, एनी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट्स टू ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय राइटिंग। जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो राइटिंग में होगा, प्लस साइंड किया जाएगा किसके द्वारा? ट्रांसफरर के द्वारा, ऑब्लिक एनी पर्सन फ्रॉम हिज साइड, ट्रांसफरर की ओर से कोई पर्सन उस पर साइन करे, और टर्म्स नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट द ट्रांसफर कैन बी असर्टेन्ड विथ रीजनेबल सर्टेनिटी। मतलब ये जो राइटिंग और साइंड है क्लियर होनी चाहिए, ऐसी क्लियर हो कि पता चल सके कि हाँ यहां पर जो इंटेंशन था वो ट्रांसफर करने का था, कॉन्ट्रैक्ट करने के पीछे। आगे, एंड द ट्रांसफरी, जो उस ट्रांसफर को दे रहा है, इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टेकन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, और द ट्रांसफरी
being already in possession continues in possession in part performance of contract and has done some act in furtherance of the contract. यहां देखिए, पहली शर्त हो गई ट्रांसफरर के साइड से, दूसरी शर्त कहता है ट्रांसफरी को कहता है गॉट पोजेशन, और कंटिन्यू योर पोजेशन। कंटिन्यू पोजेशन का मतलब पहले से वो पोजेशन में थे, उसके बाद उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट किया उस प्रॉपर्टी में अपने इंटरेस्ट को लेकर के, तो उनको अपना पोजेशन कंटिन्यू करना होगा। और अगर वो पहले से पोजेशन में नहीं थे तो उन्हें इस जो रिटन फॉर्म में जो एग्रीमेंट की गई है उस एग्रीमेंट के करने के बाद उन्हें पोजेशन लेना होगा। अगर वो पोजेशन ले लेते हैं, फिर आगे, एंड द ट्रांसफरी हैज परफॉर्म्ड और विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पर क्वेश्चन खड़ा होता है, अब ट्रांसफरी को और क्या करना है? तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये कंसिडरेशन के लिए हुआ है, तो इट मीन्स कंसिडरेशन either paid by transferee or ready to pay, ready or willing to pay। ठीक, अब इसके बाद फिर कहता है then where there is instrument of transfer, the transfer has not been completed in manner prescribed by law for the time being in force, the transferer or any person claiming under him shall be debarred from enforcing against the transferee and the persons claiming under him any right in respect of the property of which the transferee has taken or continued in possession other than a right expressly provided by the terms of contract। इस पैराग्राफ में यह कहा गया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट रिटन में बना है, कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफरर या उसकी ओर से ऑथराइज पर्सन ने साइन किया है और इस कॉन्ट्रैक्ट को रीजनेबल तरीके से समझा जा सकता है, मीनिंग निकाली जा सकती है। नंबर सेकेंड, ट्रांसफरी ने एग्रीमेंट के फर्दरेंस में पोजीशन लिया है या पहले से वो पोजीशन में है तो उसने अपना कंटिन्यू किया पोजीशन, और वो कंसीडरेशन या तो दे चुका है या देने के लिए तैयार है। अगर ये शर्त पूरी हो जाती है तो अगर ये ट्रांसफर सिर्फ इसलिए लॉ में वैलिड ट्रांसफर नहीं हो पाया कि लॉ की शर्त पूरी नहीं हुई, बात उठेगी लॉ की कौन सी शर्त पूरी नहीं हुई? लॉ की शर्त पूरी नहीं हुई रजिस्ट्रेशन की। लॉ की रजिस्ट्रेशन की शर्त पूरी नहीं हुई, तो अगर लॉ की रजिस्ट्रेशन की शर्त नहीं भी पूरी हो पाई तो चौथा पार्ट कहता है कि ट्रांसफरर ऑब्लिक एनी पर्सन कौन? फ्रॉम द साइड ऑफ ट्रांसफरर, फ्रॉम साइड ऑफ ट्रांसफरर टोटली डिबार्ड। अगर ट्रांसफरर या ट्रांसफरर की ओर से कोई आदमी ट्रांसफरी को उस पोजीशन से हटाना चाहेंगे तो सेक्शन 53A उन्हें ऐसा करने से रोक देगी। अब इसे आप एक एग्जांपल से समझिए तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर सेक्शन 53A का डिफेंस क्या है। ए बी को एक हाउस सेल करने के लिए रिटर्न एग्रीमेंट करता है। रिटर्न एग्रीमेंट करता है 1 मई 2020 को, सॉरी
क्योंकि 2001 में अमेंडमेंट हुआ था, इसलिए यहां लिया है 1 मई 2000 को। रिटर्न एग्रीमेंट है, साइन करता है ए, साइंड बाई ए। बी पेड कंसिडरेशन, बी पैसा दे देता है। एंड गॉट पोजेशन, बी जो है वो पोजेशन ले लेता है। बट नॉन रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड नहीं है, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 17 कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल में इफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज मोर देन 100 रुपीज देन इट शैल बी रजिस्टर्ड। हियर द वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज 5 lakhs. It means registration is compulsory, but the parties didn't register such instrument. Then according section 17, such transaction is totally void. यहां ए और बी को कोई राइट न मिलेंगे न डिवोल्यूट होंगे, लेकिन बी ने कंसिडरेशन दे दिया, ये एग्रीमेंट रिटर्न में है, ए या उसकी ओर से किसी व्यक्ति ने साइन कर दिया, बी ने पोजेशन ले लिया है प्रॉपर्टी का, तो सेक्शन 53A डिबार करेगा। किसे डिबार करेगा? ए या ए के साइड से किसी भी व्यक्ति को डिबार कर देगा अगर ए, मान लीजिए 2002 में ए फाइल ए केस अगेंस्ट बी, देन सेक्शन 53A प्रोटेक्ट मिस्टर बी। अब क्या होगा? अब सेक्शन 53A के कारण बी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है पार्ट परफॉर्मेंस सेक्शन नंबर 53A का। क्या क्या शर्तें आई? शर्तें आई कि जो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए, वो रिटन में होना चाहिए। इंग्लैंड में हमने देखा था कि ओरल से भी होता था, भारत में रिटन की शर्त दी गई। साइन होनी चाहिए ट्रांसफरर के द्वारा या उस व्यक्ति के द्वारा एथराइज किए बंदे से। ट्रांसफरी जो है उसे पोजीशन लेना होगा, और अगर वो पहले से पोजीशन में है तो उसे अपना पोजीशन कंटिन्यू करना होगा। नंबर 3, उसे कंसिडरेशन या तो वो दे चुका हो या वो देने के लिए विलिंग है, देने के लिए तैयार है। अगर ये चीजें पूरी हो गई तो सिर्फ इस कारण से कि वो इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर्ड नहीं था, इसका क्या असर होगा? असर ये होगा 53A कहेगा कि ट्रांसफरर या उसकी ओर से कोई भी बंदा ट्रांसफरी को उस प्रॉपर्टी के पोजीशन से डिस्पोजेस नहीं कर पाएगा, मतलब बी के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट है सेक्शन 53A का। अब इसमें कुछ प्रश्न खड़े होते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो खड़ा होता है वो ये खड़ा होता है कि हमेशा एग्जाम्स में और कंपटीशन में ये कहा जाता है कि पार्ट परफॉर्मेंस एक ऐसा राइट है जिसे आप शील्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, सोल्ड की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इसका इस्तेमाल तलवार की तरह नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? इसको समझाने का काम 1940 में प्रिवी काउंसिल ने एक बहुत लीडिंग केस में किया जिसका नाम है प्रबोध कुमार वर्सेस दंतमारा टी एस्टेट कंपनी। देख लेते हैं इसे। प्रबोध कुमार वर्सेस दंतमारा टी एस्टेट कंपनी, 1940 प्रिवी काउंसिल की ये केस है, ध्यान दीजिएगा। एक लाइया छोरा नाम का टी स्टेट था। कहां पर था ये? चटगांव में। चटगांव डिस्ट्रिक्ट में लाइया छेरा टी स्टेट एक टी स्टेट थी।
जिसे ऑक्शन परचेस के जरिए किसी व्यक्ति ने एक्वायर किया था प्रॉपर्टी को। ट्रांसफरर क्या करता है, यह ट्रांसफरर सबसे पहले मिस्टर एसएन रॉय को रिटेन ट्रांजैक्शन ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये बिल्कुल ओरल ट्रांजैक्शन, रिटेन ट्रांजैक्शन के जरिए एसएन रॉय को प्रॉपर्टी दी जाती है। एसएन रॉय एडवांस पैसा दे देते हैं, लेकिन जो ड्यू पैसा रहता है वो नहीं दे पाते हैं। एसएन रॉय ड्यू पैसा नहीं देते हैं और ट्रांसफर क्या करता है, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के जरिए यही टी स्टेट, लाइया छेरा टी स्टेट को दंतमारा टी कंपनी को सेल कर देता है। अब देखिए, एसएन रॉय ने इस प्रॉपर्टी का एक हिस्सा पोजीशन में ले लिया था। एसएन रॉय को 1923-24 के लिए टी एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस भी मिल गया था। टी एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी मिल गया था, लेकिन जब इन्होंने अगले साल लाइसेंस के लिए अप्लाई किया तो ये डिस्प्यूट जो है लाइसेंस प्रोवाइडर एजेंसी को पता चल गया कि एसएन रॉय के पास पोजीशन तो है, लेकिन वास्तव में उनके पास लाइसेंस नहीं है। दंतमारा के पास देखें तो इनके पास लाइसेंस है। अब क्वेश्चन यहां उठा, अब एसएन रॉय चले गए कोर्ट। एसएन रॉय गए कोर्ट। एसएन रॉय उस समय नहीं थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव आए प्रबोध कुमार, जिन्होंने दंतमारा टी स्टेट कंपनी के खिलाफ केस फाइल किया कि मेरी ओनरशिप को आप सर्टिफाई कीजिए और अगर उसमें कहीं कमी रह गई थी फिर भी आप दंतमारा टी स्टेट कंपनी को कहिए कि हां ये टी स्टेट मेरे पोजीशन में है, मैं इसका ओनर हूं। प्रीवी काउंसिल ने कहा प्रबोध कुमार के केस में कि हम ऐसा नहीं कर सकते। इसका कारण कि सेक्शन 53A ओनरशिप की डिफिशियंसी को पूरा नहीं करती। यह सिर्फ ट्रांसफरी के पोजीशन के राइट को प्रोटेक्ट कर सकती है। एंड द प्रीवी काउंसिल हेल्ड दैट द ग्राउंड अवेलेबल, the remedy available under section 53A can't be used as a sword. It can be used only as shield to protect your interest, protect your possession if the transferor or any person from the side of transferor wishes to dispossess yourself. अगर ट्रांसफरर या ट्रांसफरर की ओर से कोई दूसरा व्यक्ति डिस्पोजेस करना चाहता है ट्रांसफरी को, तो वो सेक्शन 53A का इस्तेमाल कर सकता है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर उसकी ओनरशिप में डिफिशियंसी है, और डिफिशियंसी तो है, अगर कोई चीज रिटन डॉक्यूमेंट में नहीं गई है इंस्ट्रूमेंट के रूप में, तो निश्चित है कि वो रजिस्टर्ड अगर नहीं है, कोई भी अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो डिफिशियंसी है लॉ में। तो उस डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए आप सेक्शन 53A का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मतलब आप इसका इस्तेमाल सोर्ड की तरह नहीं करेंगे। अगर ये बात आती है तो आपको प्रबोध कुमार वर्सेस दंतमारा टी स्टेट कंपनी को हाईलाइट करना। इसके बाद सेक्शन 53 की एप्लीकेशन को लेकर एक केस आती है 2002 में, और केस का नाम है श्रीमंत श्यामराव सूर्यवंशी
वर्सेस प्रहलाद भैरव सूर्यवंशी। इनका वो सेट मैक्स पे आने वाले सूर्यवंशी पिक्चर से कुछ लेना देना नहीं है। इस केस में ऐसे थोड़ा लाइट हो जाए इसलिए बोला आपको। श्रीमंत श्यामराव सूर्यवंशी वर्सेस प्रहलाद भैरव सूर्यवंशी के केस में क्वेश्चन ये उठा कि अगर कोई एग्रीमेंट जो पार्टीज के बीच में है, लेकिन इस एग्रीमेंट को स्पेसिफिक परफॉर्म कराने का जो लिमिटेशन पीरियड है वो एक्सपायर हो चुका है, देन वेदर सेक्शन 53A हेल्प ट्रांसफरी मतलब अगर जो एग्रीमेंट है जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराई जा सकती है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने का लिमिटेशन पीरियड बीत चुका है, इसके बाद अगर ट्रांसफरर बी को डिस्पजेस करना चाहे तो क्या ट्रांसफरी के इंटरेस्ट को सेक्शन 53A प्रोटेक्ट करेगा? 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने श्रीमंत श्यामराव सूर्यवंशी वर्सेस प्रहलाद भैरव सूर्यवंशी में इसका रिप्लाई अफर्मेटिवली दिया, यस। सेक्शन 53A का डिफेंस अभी भी ट्रांसफरी को मिलेगा, ट्रांसफरी के पोजीशन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा सेक्शन 53A का सहारा लेकर। अब सेक्शन 53A को एनालिसिस को लेकर के एक लीडिंग केस 1979 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। केस का नाम है नाथूलाल वर्सेस फूल चंद की। नथुलाल वर्सेस फूल चंद की। समझिए, नथुलाल जी ने फैक्ट्री प्लस एडजेसेंट लैंड सेल एग्रीमेंट किया। किसके साथ? फूलचंद जी के साथ। फूलचंद जी ने 22,000 रुपए एडवांस दिए, 22,000 रुपए डिलीवर किए एडवांस, एंड गॉट पोजीशन। और क्या किया? पोजीशन ले लिया प्रॉपर्टी का। इस एग्रीमेंट में 4 मंथ का टाइम था टू पे रेस्ट अमाउंट, जिसे फूलचंद फेल टू पे। फूलचंद देने से चूक गए। नथुलाल ने पोजीशन वापस लेने के लिए केस फाइल किया। फूलचंद ने कहा, आई एम रेडी टू पे, मैं आपको पैसा देने को तैयार हूं, पहले आप यह काम कीजिए कि इस म्यूटेशन में जो लैंड प्रॉपर्टी के जो पेपर हैं, इसमें म्यूटेशन में मेरा नाम पहले चढ़वाइए, अपना नाम कटवा के, तब मैं आपको बाकी पैसा दूंगा। डिस्प्यूट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। नथुलाल जी अपना पोजीशन वापस चाहते थे और ग्राउंड क्या उन्होंने बनाया कि जो पैसा है वो टेंडर नहीं किया जा रहा है। फूलचंद ने सेक्शन 53A का सहारा लेना चाहा कि मेरा पोजीशन इस प्रॉपर्टी पर है, मैंने कंसिडरेशन का एक पार्ट दे दिया है,
मैं पोजीशन ले चुका हूं, शर्तें 53A की पूरी हैं, मेरे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अफर्मेटिवली आंसर दिया और कहा टेंडर ऑफ मनी इज नॉट ए एसेंशियल पार्ट ऑफ सेक्शन 53A। मतलब अगर पैसा बाकी भी रह गया तो भी सेक्शन 53A में मिलने वाले जो राइट हैं ट्रांसफरी को कि उसके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जाएंगे वो बने रहेंगे। इसके बाद सेक्शन 53A जिस तरह से ट्रांसफरी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने लगा, इसको लेकर के हमेशा इंडियन कोर्ट्स में डिस्प्यूट रहे। डिस्प्यूट किस बात में? डिस्प्यूट रहा सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट में और सेक्शन 53A ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में इस कारण से 2001 में अमेंडमेंट किया गया सेक्शन 17 में और कहा गया ऑन और आफ्टर 24th of September 2001, if the law required that the instrument shall be registered, then no party shall bear any right if the instrument is non-registered, and no remedy available under section 53A will be applied in such cases। 24 सितंबर 2001 को या उसके बाद अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के किसी ट्रांजैक्शन में कानून का यह कहना है कि डीड रजिस्टर्ड होगी और अगर डीड रजिस्टर नहीं की गई है तो उस हालत में ट्रांसफरी के इंटरेस्ट को सेक्शन 53A का भी प्रोटेक्शन हासिल नहीं होगा। लेकिन अगर आपके द्वारा किया गया डीड, अगर ट्रांसफरी को जो पोजीशन मिला है, जो कॉन्ट्रैक्ट बना, जो एग्रीमेंट हुआ, वो 24 सितंबर 2001 के पहले का है तो उसके इंटरेस्ट आज भी प्रोटेक्ट किए जाएंगे। अब बात आती है कि आखिर इंग्लिश लॉ और इंडियन पोजीशन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है। तो दो डिफरेंस आते हैं। पहला, इंग्लैंड में मेडिसन वर्सेस एंडरसन में यह बात कही गई कि अगर एग्रीमेंट ओरल होगा और पोजीशन ट्रांसफरी को मिला ओरल एग्रीमेंट के फर्दरेंस में तो उसके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जाएंगे। लेकिन अब हम भारत को अगर देखें, 53A को देखें, तो यहां इंस्ट्रूमेंट का, उस एग्रीमेंट का रिटन होना जरूरी है। ओरल एग्रीमेंट पर अगर पोजीशन मिलता भी है तो भारत में आपके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं किए जाएंगे। नंबर सेकेंड, इंग्लैंड में ट्रांसफरी को इक्विटी ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस केवल शील्ड की तरह ही नहीं, वो चाहे तो सोल्ड की तरह भी इस्तेमाल कर सकता है। वो अपने ओनरशिप की कमी को रिफॉर्म करने के लिए, दूर करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता है। वो दूसरे आदमी के खिलाफ भी केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन भारत के केस में, प्रमोद कुमार वर्सेस दंतमारा टी कंपनी के केस में प्रिवी काउंसिल ने इस्टैब्लिश कर दिया कि अंडर इंडियन लॉ सेक्शन नंबर 53A कैन बी यूज ओनली एज शील्ड, नॉट एज ए सोल्ड। इतनी बातें पार्ट परफॉर्मेंस सेक्शन 53A को लेकर मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूं इन लीडिंग केसेस के माध्यम से अपनी बात आपको समझाने में सफल रहा। अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा है, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों और उन लोगों से जो लॉ की दुनिया में जुड़े हुए हैं उन्हें रेफर करें। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लेक्चर सीरीज में अगला टॉपिक सेल लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।